हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो है इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 20 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति के बारे में। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम पर, आपको हर जगह हमारा सेम हैंडल मिलेगा @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, हमें मेल कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपका जो सजेशन है उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होता है? हरित क्रांति। हरित क्रांति, देखिए हुआ क्या था जब अगर हम बात करें 1960 से पहले की बात करें, 1950 के आसपास की हम बात करें, तो उसके अंदर में जो हमारे विकासशील देश थे उनके पास में इतना पैसा नहीं था, या उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, उनकी पैसे की बात नहीं, अगर हम उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, यानी कि उनकी जो उत्पादन क्षमता की हम बात करें, वो उतनी नहीं थी कि जो उनकी जो जनसंख्या है, उनके जो लोग हैं, उनको भी वो खाना खिला सके। तो इससे निजात पाने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री थी और डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने फोकस किया जो है हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और जो इस पे मेन फोकस था, मेन फोकस किया गया गेहूं में फोकस किया गया 1960 के इरा में। और अगर हम बात करें चावल में फोकस किया गया 1970 के इरा में फोकस किया गया। और जो हमने ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसको हमने बढ़ाया कैसे? ये हमारा प्रोडक्शन लेवल है गेहूं और चावल का, हमने बढ़ाया कैसे? इसको बढ़ाने के लिए हमने यूज किया जो आपके HVY यानी कि हाई यील्ड वैरायटी के हमने जो सीड थे उनको, यानी कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले जो बीज थे उनका हमने प्रयोग किया। और आपके जो फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद हैं उनका हमने प्रयोग किया। और जो आपके अदर केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि अदर जैसे आपका पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक और जो आपके रोगाणुनाशक थे, उन सबका हमने प्रयोग करना शुरू किया ताकि हमारे जो प्रोडक्शन है उसको हम इंक्रीज कर सकें। और अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता के बारे में बात करते हैं तो ये आपका होगा विलियम गोर्ड और नॉर्मन बोरलॉग। और अगर हम इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता के बारे में बात करें तो ये हैं आपके MS स्वामीनाथन जी। एंड होपफुली आपको क्लियर हो गया। नीचे मैंने आपका सेम आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया। पहले क्या होता है, मेरी जो लेक्चर की PDF होती है सिर्फ इंग्लिश में होती थी। अब मैंने कोशिश किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर सकूँ, यानी कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी थोड़ी आसानी हो। अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की हरित क्रांति थी उसके जो घटक थे वो क्या थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी कि आपके जो उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज थे उनका हमने प्रयोग किया। जो ये बीज थे ये आपके नॉन फोटोसिंथेसिस प्रणाली पर प्रयोग काम करते हैं। मतलब ये था कि मतलब जो इनका उत्पादन है, जो इनका टारगेटेड उत्पादन है, यानी कि जो इनका उत्पादन लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए इनको सूर्य की जो रोशनी है उसकी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी जितनी आपकी जो नॉर्मल जो आपके बीज थे जो हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं उसको रिक्वायरमेंट पड़ती थी। तो हमने ऐसे बीज का प्रयोग किया। दूसरा हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि आपका जो यूरिया, फास्फेट और पोटास, इनका हमने प्रयोग किया। यानी कि जो आपके जो हमारे पास में नए बीज थे, इनको जो आवश्यक न्यूट्रिशंस चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो हम इनको दे सके। देखिए होता क्या है कि जो हमारे जो पारंपरिक अगर हम बीज की बात करें, यानी कि जो हमारे पास में ट्रेडिशनल बीज थे उसके लिए क्या था कि उनको जो आवश्यक पोषक तत्व थे वो आपकी ज़मीन से सीधे मिल जाते, यानी ट्रेडिशनली उनको मिल जाते थे ज़मीन से। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे पास में आ गए उच्च उत्पादन वाले बीज। तो अगर इनका उत्पादन क्षमता अधिक है तो कहीं ना कहीं इनको जो आवश्यकता होगी, इनकी जो आवश्यकता होगी पोषक तत्वों की वो भी अधिक होगी। और जो वो आवश्यकता है वो हम नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से हम पूरी नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक रूप से पूरी नहीं कर सकते, हमको कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल रूप से कुछ ना कुछ, कृत्रिम रूप से कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। और अगर हम आर्टिफिशियल रूप से कुछ करेंगे तो उसके लिए हमने सेम चीज़ खाद्य पदार्थ और फिर आपके जो कीटनाशक वगैरह है उनका प्रयोग हमने शुरू कर दिया। सेम मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। तीसरा चीज़ हो गया इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। देखिए होता क्या था कि पहले क्या थे, पहले जो किसान थे या तो रहते थे मानसून के भरोसे, यानी कि जब बारिश आएगी तब उनकी फसल को पानी मिलेगा, और या फिर वो कुएं आदि से हरट वगैरह के माध्यम से जो पानी है उसको निकाल के अपनी जो खेती है उसको वो सिंचाई करते थे। लेकिन जब तक हमारे पास में जो प्रोडक्शन लेवल था उतना नहीं था तो यहाँ से काम चल जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास में अधिक उत्पादन क्षमता हमको करनी थी, तो कहीं ना कहीं हमको जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी हमको अधिक पड़ेगी। तो अब हम मानसून और इनके सिर्फ कुओं के भरोसे नहीं रह सकते। तो अब इन्होंने आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई पर हमने फोकस किया। आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई के लिए हमने क्या है कि जो नलकूप वगैरह है उस पर हमने फोकस किया, यानी कि जो हमारा
हमको 12 के 12 महीने हमारे पास में पानी अवेलेबल हो। और कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे बाढ़ वगैरह आ जाते थे, तो उससे बचने के लिए भी जो बांध वगैरह है उस पर बनाने पे काम किया गया कि ताकि मतलब जो बाढ़ वगैरह है उससे क्षेत्र को बचाया जा सके। दूसरा हो गया केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड जर्मिसाइड। पेस्टिसाइड और जर्मिसाइड आपके क्या होते हैं, आपके होते हैं कीटनाशक और रोगाणुनाशक। जो हमारे ये बीज थे यानी कि जो आपके हाई यील्ड वैरायटी बीज थे, तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर कुछ अलग अलग तरह के मतलब कीटाणु या फिर विषाणु पेस्ट्स रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए जहाँ पे भी जिस प्रकार के पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट थी लोकल लेवल पे, उसका हमने प्रयोग किया ताकि जो ये बीज है इनमें कोई ना कोई बीमारी न लग जाए और इनका जो उत्पादन क्षमता है वो प्रभावित ना हो। थर्ड आ जाता है क्रेडिट, स्टोरेज एंड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये आपका जो क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग, देखिए क्या अगर हम बात करें इंडिया के अंदर किसान के बारे में, अगर हम किसान की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो किसान कहीं ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो किसान होता है उसके पास में कहीं ना कहीं इतना पैसा नहीं होता कि वो जो खाद आदि है वो मतलब खरीद सके। तो अगर हम बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के अंदर जो हम बीज का प्रयोग कर रहे थे, जो हम खाद का प्रयोग कर रहे थे, जो हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे थे, यानी कि जो हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं महंगे थे। तो एक आम किसान भी इनको खरीद सके, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक लोअर क्लास फैमिली का किसान भी इसको खरीद सके, तो उसके लिए हमने सुनिश्चित किया कि उनसे इनको जो बैंक से है वो आपका क्रेडिट आसानी से उपलब्ध हो सके। तो हमने चीपर और इजी क्रेडिट की हमने जो है सुविधा वो अवेलेबल कराई। और दूसरा क्या था कि आपका स्टोरेज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने पता लगा कि हमने उत्पादन तो हमने हाई कर लिया लेकिन हम उसको स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से वो खराब हो रहा है। तो हमने जो बेटर स्टोरेज फैसिलिटी उन पर हमने फोकस किया। और तीसरा क्या था, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे हम बात करते हैं यूपी वेस्ट की बात करते हैं, हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब बेनिफिट देखने के थे ग्रीन रिवोल्यूशन के। तो यहाँ पे हमारी उत्पादन क्षमता गेहूं चावल की बढ़ गई, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पे गेहूं और चावल का उतना उत्पादन नहीं होता था। तो जहाँ पे हमारा सरप्लस है वहाँ से जहाँ पे उतना उत्पादन नहीं हो रहा है वहाँ से इनको ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से किया जा सके, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमने फोकस किया। यानी कि ऐसा ना हो कि हमारे पास में गेहूँ तो है लेकिन जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उसको पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए हमने ट्रांसपोर्टेशन पर भी हमने वर्क किया। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है आपका कि देखिए कोई भी चीज़ होती है उसके आप दो इम्पैक्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा। हर चीज़ के होते हैं ये मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, सबसे पहले अगर हम देखते हैं शॉर्ट टर्म में, यानी कि हम अगर इसके तत्कालिक प्रभाव देखें, तत्कालिक प्रभाव में हमको इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में हमको कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके एडवांटेज, यानी कि इसके जो लाभ थे हमको क्या देखने को मिले। हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। जो हमने गेहूँ में फोकस किया था 1960 में, चावल में फोकस किया था 1970 में। और जहाँ पे जो विकासशील देश थे यानी कि जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज थे वो जहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे, अब वो सेल्फ सफिशिएंट तो हो ही गए, आत्मनिर्भर तो हो ही गए, वो उन्होंने शुरू कर दिया एक्सपोर्ट करना भी। कुछ कंट्री ऐसे जो अब जो फूड था जो फूड आइटम्स थे उनको एक्सपोर्ट करना तक शुरू कर दिया था। हमको इंडिया के अंदर रिमार्केबल इंक्रीज देखने को मिला प्रोडक्शन में, जहाँ हम 850 kg पर हेक्टेयर उगा रहे थे पहले, अब हमने हमारी जो उत्पादन क्षमता बढ़ के हो गई 2281 kg पर हेक्टेयर। ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमको देखने ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है उसको हमने रिड्यूस किया। इसको रिड्यूस हमने कैसे किया, देखिए जैसे जैसे हमारी जो उत्पादन क्षमता है, जो हमारी उत्पादन क्षमता के अंदर इंक्रीज हुआ उसी प्रकार से हम अच्छी फसल उगा रहे हैं, तो हमारा जो हरित आवरण है, हरित आवरण यानी कि ग्रीन कवर में हमारा इंक्रीज हुआ। और ग्रीन कवर इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो आपका CFC CO2 है इसके अंदर हमको कमी मिलेगी। और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO2 ये आपकी ग्रीन हाउस के गैस की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका जो एमिशंस था उसमें भी हमने कम किया। दूसरा है कि हमने जो कन्वेंशनल मेथड था ग्रोइंग, जो हमारा पारंपरिक तरीका था, यानी कि हम हल का प्रयोग करते हैं, कुएं नल का आदि का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमने इसको आसान कर दिया ग्रोइंग करना। हल की जगह पे हमने ट्रैक्टर वगैरह मशीन लेके आ गए और जो कुएं हैं इनकी जगह पे हमने नलकूप का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने इसको आसान कर दिया। और फूड कोस्ट में भी हमारा डिक्लाइन देखने को मिला है। फूड कोस्ट में डिक्लाइन देखने को कैसे मिला, देखिए जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो दो चीज़ों पे चलती है। दो चीज़ें कौन सी है वो, एक आपकी हो गई मतलब डिमांड और एक आपकी हो गई सप्लाई। पहले क्या था कि डिमांड तो ज़्यादा थी फूड प्रोडक्ट की, लेकिन सप्लाई 1960 ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले उतनी नहीं थी, तो इसलिए हमारे जो फूड के प्राइस थे वो हाई रहते थे। लेकिन जब ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया तो हमने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, सप्लाई हमारी बढ़ गई और डिमांड हमारी सेम ही है। और अगर हमारी सप्लाई बढ़ गई तो देन कहीं ना कहीं जो फूड के प्राइस है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ गए, वो डिक्रीज हो गए हैं।
तो ये आपके इम्पैक्ट ग्रेन्युलेशन है। सेम मैंने यहाँ पे हिंदी में आपके लिए टाइप कर दी है, वेट जस्ट, मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिए हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की, यानी कि जो इससे हमको हानि देखने को मिली है। इंट्रा पर्सनल और इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटीज, यानी कि ये हमको जो इनइक्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं हम चीज़ से बड़ी है। देखिए मैं इसका हम 2 एग्जांपल से पढ़ते हैं। एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, इसके पास में 10 हेक्टेयर ज़मीन है, इसके पास में 1 हेक्टेयर ज़मीन है। पहले जो उत्पादन क्षमता है हमारी 1 kg पर हेक्टेयर है, तो ये कितना उगा रहा है, ये आपका 10 kg उगा रहा है और ये आपका 1 kg उगा रहा है। और अब क्या हुआ, हमारी उत्पादन क्षमता हो गई 3 kg, उत्पादन क्षमता होगी हमारी 3 kg पर हेक्टेयर। तो ये कितना उगा रहा है, अब 30 kg उगा रहा है और ये आपका कितना उगाएगा, आपका 3 kg उगाएगा। तो जहाँ पे पहले इनका अंतर सिर्फ 9 kg का था, अब ये बढ़ के 27 किलोग्राम का हो गया। तो यानी कि सीधी सीधी बात है, जिसके पास में ज़्यादा ज़मीन थी उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ और जिसके पास में कम ज़मीन थी उसको कम बेनिफिट हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो पर्सनल इनइक्वालिटीज है वही बढ़ी है। और रीजनल इनइक्वालिटी से मतलब क्या है, रीजनल का मतलब एक ही रीजनल है, एक ही रीजन, मतलब ऐसे रीजन जहाँ पे हरित क्रांति का अधिक प्रभाव देखने को मिला। जैसे हम बात करें हरियाणा और पंजाब और यूपी वेस्ट की बात हम बात करें, तो यहाँ पे अच्छा बेनिफिट देखने को मिला। तो जो यहाँ के किसान थे वो अच्छे से ग्रो कर गए, और जहाँ पे मतलब हरित क्रांति का उतना अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिला तो वहाँ पे वो लोग ग्रो नहीं कर पाए। यानी कि जहाँ पे जो चावल और जो गेहूँ की फसल है उन पे मेनली फोकस किया गया था, तो वो जहाँ पे इनकी जो इनको लोग किसान नहीं उगाते थे उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी हमारी जो पर्सनल जो हमारी इंटर रीजनल इनइक्वालिटीज है वही बढ़ी है। वाटर लॉगिंग हो गया, यानी जो चावल है उसके खेत में हमेशा पानी भरा रहता था, उसकी वजह से मलेरिया आदि की हमको दिक्कत देखने को मिली। सोयल फर्टिलिटी भी हमारी डिक्रीज हुई। सोयल फर्टिलिटी हमारी क्यों डिक्रीज हुई है कि हमने जो सोयल है यानी कि ज़मीन है उसका एक्सप्लोरेशन किया है। यानी कि पहले जब हम नेचुरल तरीके से चीज़ें कर रहे थे तो जितना भी हम एक्सप्लोरेशन करते थे ज़मीन का उतना वो रिकवर कर लेती है। लेकिन अब हमने क्या है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दिए उसके अंदर में, और हमने यूरिया वगैरह डाल दिया, तो हमने जो एक्सप्लोरेशन तो बढ़ा दिया ज़मीन से, यानी कि उससे हम चीज़ निकाल तो ज़्यादा रहे हैं और उसकी पूर्ति उतनी नहीं रही, तो हमारी सोयल की फर्टिलिटी है वो भी हमारी डिक्रीज हो गई है। वाटर टेबल हमारा नीचे आ गया। वाटर टेबल नीचे कैसे आ गया, जो आपका जल स्तर है, जल स्तर पहले हम कुएँ आदि या बारिश से पानी निकालते तो इतना पानी हम नहीं निकालते तो हमारा वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अब क्या हो गया, हमने सीधा नलकूप लगा दिया, ऐसे नलकूप से हम जितना पानी चाहिए अपना निकाल दे रहे हैं, तो उससे हमारा जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है वो भी हमारा डाउन हुआ है। टॉक्सिक लेवल ऑफ फूड चेन्स। टॉक्सिक लेवल ऑफ फूड चेन्स का मतलब क्या है कि जहाँ पहले हम बात करते थे एक हम नेचुरल तरीके से खाने को उगाते थे, यानी कि हम जो खाद है वो भी हम नेचुरल यूज करते थे, मैक्सिमम हम जो केमिकल वगैरह का हम यूज नहीं करते। लेकिन अब क्या हुआ कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमने फोकस किया केमिकल पर, यानी चाहे वो आपका कोई भी खाद पदार्थ, कोई भी आपका खाद हो, आपका पेस्टिसाइड हो, कीटनाशक हो, रोगाणु कुछ भी हो, सब केमिकल से बने हुए थे। तो हमारे जो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे जो फूड है, हमारा जो खाना है उसके अंदर भी मिल गया, तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, जिसके कारण बीमारी भी देखने को मिल रही है। और इससे बचने के लिए दोबारा लोग फोकस कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। और आपका इम्बैलेंस इन क्रॉपिंग पैटर्न में इम्बैलेंस क्यों देखने वाला, क्योंकि देखिए जो ग्रीन रिवोल्यूशन था, ग्रीन रिवोल्यूशन में मेन फोकस किया गया था आपका राइस और व्हीट पे, इनको फेवर किया गया था। तो जो किसानों ने सोचा जब गवर्नमेंट इन पे फेवर कर रही है, गवर्नमेंट इन पे हमको मदद कर रही है, तो किसानों ने इनको उगाना शुरू कर दिया। और जो पहले क्या करते हैं, किसान ने थोड़ा चावल उगा लिया भाई, थोड़ा सा चावल उगा लिया, थोड़ा सा गेहूँ उगा लिया, थोड़ी दाल उगा ली, थोड़ी कैश ऑयल सीड्स यानी कि सरसों वगैरह उगा ली, थोड़ा सोचा कैश क्रॉप यानी कि कपास वगैरह उगा लिया। तो अब किसानों ने क्या किया कि जब इनको फेवर कर रहे हैं गवर्नमेंट राइस और व्हीट को, तो किसान ने टोटल फोकस कर दिया इन पे, और जो पल्स दाल और आपके कैश क्रॉप्स है इनमें कहीं ना कहीं डिक्रीज देखने को मिला, तो इन पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न था उससे भी हमारा डिसबैलेंस हुआ है। तो देन ये मैंने सेम आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप सक्सेस नेटर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देन तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।